हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है ईश्वर ने उसे उसके कर्मों की सजा दी। आज सुबह से ही रिया का मन बहुत घबरा रहा था। भैया माँ से हर रविवार बात कराते हैं, पर पिछले 2 रविवार से यह कहकर बात नहीं कराई कि माँ आजकल सत्संग में जाने लगी है, तो वह घर पर नहीं होती है। आज सोमवार है, पर रिया का मन ऑफिस में भी नहीं लग रहा। बार बार माँ का उदास चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम जाता। जब वह पिछली बार इंडिया गई थी तो नई नवेली भाभी के तेज तर्रार तेवर उसे आज भी याद हैं। रिया एक मध्यम वर्गीय परिवार में पली बढ़ी थी। माँ और पिताजी किराने की दुकान चलाते थे, पर अपने बच्चों को खूब पढ़ाना चाहते थे। रिया पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार बच्ची थी। बड़े भाई रवि का मन पढ़ाई में ज़्यादा न था, तो वह पिता की छोटी सी किराने की दुकान संभाला करता था। अचानक एक दिन हार्ट अटैक से पिताजी चल बसे। रिया और रवि ने बहुत मुश्किल से माँ को संभाला। रिया की भी अच्छी नौकरी लग गई। साथ काम करने वाले रविश के साथ धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी और फिर दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। रविश को अमेरिका में जॉब मिल गई। शादी के बाद रिया भी अमेरिका साथ चली गई और कुछ महीने बाद उसे भी वहीं नौकरी मिल गई। दोनों अपनी गृहस्थी में बहुत खुश थे। एक दिन माँ ने खुशखबरी दी कि भैया की शादी पक्की हो गई है। लड़की का नाम निशा है। रवि के ही किसी दोस्त की बहन थी, जिन्हें भैया पसंद करने लगे थे। इसलिए माँ ने भी खुशी खुशी रजामंदी दे दी। शादी के समय रिया गर्भवती थी, इसलिए शादी में नहीं आ सकी थी। शादी के अगले दिन माँ ने उसे फ़ोन पर अच्छे से संपन्न हुए सारे वैवाहिक कार्यक्रमों के बारे में गदगद होकर बताया था। माँ चांद से सुंदर बहू पाकर बहुत खुश थी। वह रिया से कहती, अब बहू के आने पर ऐसा लगता है जैसे तू वापस आ गई। घर में रौनक हो गई है। अपने डिलीवरी के बाद जब रिया अपनी नन्ही बेटी के साथ इंडिया आई और भाभी से पहली बार मिली, तो मन के किसी कोने में बसी माँ समान भाभी की तस्वीर कुछ अलग ही लगी। यूँ तो भाभी रिया से बहुत मीठा व्यवहार करती थी, पर सब दिखावटी सा लगता था। और ख़ासकर माँ के प्रति भाभी का व्यवहार देखकर रिया को अच्छा नहीं लग रहा था। भाभी रिया के सामने तो माँ से अच्छे से पेश आती थी, पर पीठ पीछे माँ से बात करते वक्त भाभी की आवाज़ बड़ी कर्कश हो जाती थी, जो जाने अनजाने रिया के कानों में पड़ गई थी। और माँ भी भाभी से डरी डरी सी रहती थी। एक बार रिया ने माँ से पूछा भी, माँ क्या आप खुश हो? भाभी का व्यवहार आपके साथ कैसा है? तब माँ ने कहा, बेटा वो अभी नई नई आई है, हमें उसे थोड़ा समय देना चाहिए, और मैंने उसे अपनी बेटी ही माना है। वह भी कभी ना कभी मुझे अपनी माँ के समान मान ही लेगी। रिया ने माँ से वादा लिया, यदि कोई भी परेशानी होगी तो बेझिझक रिया को बताएगी। माँ ने मुस्कुराकर रिया की गाल थपथपाई और कहा, बेटा तू तो अपनी गृहस्थी पर ध्यान दे। बेटियाँ ससुराल में खुश रहें तो माँ बाप तो वैसे ही गंगा नहा जाते हैं। मेरी देखभाल के लिए तेरा भैया तो है ना। फिर कुछ दिनों बाद रिया वापस अमेरिका आ गई। कुछ दिन बाद भैया के मोबाइल से माँ का फ़ोन आया। बोली कि उनका फ़ोन ख़राब हो गया है, तो अब वह भैया के फ़ोन से ही बात किया करेंगी। भैया के फ़ोन से हर रविवार रिया की माँ से बात हो जाती थी। सब ठीक ठाक चल रहा था। 2 साल का समय ऐसे ही पंख लगाकर उड़ गया। अब जब पिछले 2 रविवार से माँ से बात नहीं, तो रिया का दिल घबरा उठा। भाभी का नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा था। उसे लगा बुढ़ापा है, हो सकता है माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो और भैया भाभी उसे परेशान ना करना चाहते हों। यह सोचकर अपने आप को थोड़ी तसल्ली दी। फिर उसे कुछ याद आया और उसने तुरंत माँ की इकलौती और सबसे पुरानी सहेली सुधा मौसी को फ़ोन लगाया। फिर मौसी के हालचाल पूछकर रिया ने माँ के बारे में अपनी चिंता जाहिर की। मौसी लंबा सा सांस लेकर बोली, तेरी माँ ने किसी को भी बताने से मना किया था, पर तू परेशान है इसीलिए बता रही हूँ। तेरे भाई भाभी ने तेरी माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया है। रवि कह रहा था
कि माँ अपने हम उम्र लोगों के साथ वहाँ ज़्यादा खुश रहेगी और घर में भी कलह नहीं होगा। सच रिया, तेरी माँ को वृद्धाश्रम जाता देखकर मैं रो पड़ी थी। मैं तो खुद भी अपने बच्चों पर आश्रित हूँ, इसीलिए उसके लिए कुछ ना कर सकी। अब तू ही कुछ कर। पता नहीं हम बूढ़े लोग किसी को क्यों पसंद नहीं आते। यह कहकर रोती हुई मौसी ने फ़ोन रख दिया। यह सुनकर रिया ज़ोर ज़ोर से रो पड़ी। जब कुछ देर रोकर अपने आप को संभाला तो तुरंत भैया को फ़ोन लगाकर खूब खरी खोटी सुनाई और बोली, मैं अगले हफ्ते आकर माँ को अपने साथ ले आऊँगी। अब आप माँ की जिम्मेदारी से मुक्त हो। रिया ने अगले हफ्ते की ही टिकट बुक कराई। पति को सारी बात बताकर वह पैकिंग में लग गई। रिया ने मौसी को भी अपने आने की खबर दे दी और माँ को अमेरिका लाने की सारी कागजी कार्रवाई भी शुरू कर दी। अगले हफ्ते रिया इंडिया पहुंच गई। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर देखा, रवि भैया और माँ उसे लेने आए थे। रिया चकित रह गई और माँ से लिपटकर रोने लगी। तभी भैया ने झिझकते हुए कहा, मैं कार लेकर आता हूँ, थोड़ी ज़्यादा ही दूर पार्क की है, पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही थी। रिया की आंखों में सैकड़ों प्रश्न थे। माँ ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, तू यही सोच रही है ना कि मुझे तेरे आने का पता कैसे चला, तेरे भाई भाभी का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया और मैं एक हफ्ते में वृद्धाश्रम से कैसे बाहर आ गई। रिया ने हाँ में सिर हिलाया। माँ बोली, तो सुन, तेरी राधा मौसी मिलने आई थी, उसने ही तेरे आने के बारे में बताया। सच कहूँ तो मैं उस दिन बहुत रोई थी कि मुझे ज़िंदगी की शाम में अपना देश छोड़ना पड़ेगा और अपनी बेटी के घर रहना पड़ेगा, जबकि हमारे समाज में तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। फिर शायद भगवान ने मेरी सुन ली। फिर अगले ही दिन रवि और निशा मुझे वृद्धाश्रम से वापस घर ले जाने के लिए आए। दोनों ने मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। निशा तो मेरे पैरों पर गिर कर रो पड़ी। बाद में रवि ने बताया, निशा की भाभी ने भी निशा की माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया था और इस बात को सुनकर निशा को लगा कि शायद ईश्वर ने उसे उसके कर्मों की सजा दी है। तब से उसने खाना पीना छोड़ दिया और आपको वापस लगाने की रट लगा रखी थी। स्वाति के चेहरे पर अभी भी असमंजस के भाव थे। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, अब सब ठीक है बिटिया। घर वापस आने के बाद मैंने निशा की माँ को भी आश्रम से अपने घर बुला लिया, जिसके लिए निशा मुझे बहुत धन्यवाद देती रहती है। पर बेटा, मैंने निशा की माँ पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि भुक्तभोगी होने के कारण उनके दर्द को समझा है। इतने में भैया भी कार लेकर आ गए और मैं अपने आंसू पोंछते हुए कार में जा बैठी। एक हफ्ते से भावनाओं का जो ज्वार भाटा मेरे मन में चल रहा था, वह अब शांत हो गया। मेरे चेहरे पर से उगते हुए सूरज की लाली मुस्कुराहट में के रूप में फैल गई थी। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।